कमबख्त रमज़ो। क्यों री मेरी चिड़िया, फिर कैसा चल रहा है खेल? बिल्कुल ए1 उस्ताद। काजल भरी सिया आंखों को मटकाती सोनी ने फ़ोन एक कान से हटाकर दूसरे कान पर लगाते हुए खालिस इसी अंदाज में जवाब दिया। शाबाश, तो फिर शीशे में उतार रही है ना उन लोगों को? वो क्या मतलब है तेरा? तुझे खबर है कि मैं उन्हें अपने बस में कर चुकी हूं। अब तो आखिरी दाव चल रहे हैं। वाह मेरी सोनी बुलबुल, तुझसे यही उम्मीद थी। देख गाजी, अब तो भी मुझे दिला दे ना वो नाक की कील खालिस सोने की चमकने वाली। इसका मौड खुशगवार होता देखकर सोनी ने भी फरमाइश कर डाली। एक कील क्या चीज है, तुझे मैं सोने में तोल दूंगा, तो बस अपना काम जारी रख। एक मक्कार सी मुस्कुराहट ने मुस्तकिल इसके चेहरे का अहाता कर रखा था। मेरी तरफ से तो बेफिक्र हो जा। बेगम साहिबा तो मेरे अलावा किसी और के हाथ की बनी चाय ही नहीं पीती। कल पता है क्या हुआ? हाँ जल्दी बता। वो बेसब्री से बीच में ही बोल उठा था। बेगम साहिबा और बड़े साहिब मेरे बनाए फुलकों पे फिदा है। कल बेगम साहिबा ने फुलकों के फोटो ले लेकर अपनी सहेलियों को दिखाए थे। क्या बात है तेरी गाजी, खुश हुआ? तुझे तो अब मरी के पहाड़ों की सैर पे भी ले जाना पड़ेगा। हाय सच, कितना मजा आएगा तेरे साथ बर्फ पर भागने का। इस वादे पर सोनी खिल ही गई। गाजी ने खिलकर हंसते हुए फोन बंद किया था। रमजो उधर आले पकड़ 100 रुपए और दौड़ के स्टोर से एक पाव माश की धुली दाल तो ले आई। बेगम साहिबा किया वो दाल धोके देंगे। उनसे नोट पकड़कर रमजो ने जो ये अहमकाना सवाल किया वो बेगम रना सिद्दीकी को ताव दिलाने के लिए काफी था। हाय मैं तेरे सदके जाऊं, नहीं धोके ही क्यों बल्कि पक्का कर भगर भी लगा के देंगे वो दुकान वाले। रमजो के चेहरे पे हमाकत तो बरस ही रही थी, अब साथ हैरत भी शामिल हो गई। वो उनकी बात को सच समझ बैठा था। यूं खड़ा मेरा मुंह क्या देखता है, जलेबी आ जल्दी मगर याद रख धुली माश की दाल। शहादत की उंगली से इशारा करके बड़े रोब से उन्होंने हुक्म सादिर किया तो वो बेचारा सहम कर पीछे को हटा और तेजी से बाहर को भाग गया। एक तुम्हारे अब्बा और दूसरा ये नामुराद हर वक्त मुझे जलाने पे तले रहते हैं। वो बड़बड़ाती रमशा और ज़ैनब के पास चली आए। दोनों अपने टेस्ट की तैयारी में मगन थीं। उम्मी आखिर हुआ क्या है? रमशा ने किताब से नजर हटाकर मां को देखा जो इस वक्त जेनिजला हुई थी। एक आंख नहीं भाता ये लड़का मुझे। उम्मी वो तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरे अब्बा का क्या कसूर है? ज़ैनब की हमदर्दियां हमा वक्त अब्बा के साथ होती थीं, नहीं तो और किसका कसूर है? उन्होंने ज़ैनब को देखा। जो तुम्हारे अब्बा का नहीं, मैंने बहुतेरा कहा, मिन्नत की कि यहां से ही कोई देखभाल के अच्छा सा मुलाजिम रख लेते हैं, मगर नहीं माने और अगले ही रोज मुझे बताए बगैर गांव जाके ये नमूना उठा लाए मेरे लिए। मेरा दर्द सर और बुद्धू निकम्मा अलग। रमशा ने उन्हें उलझन में देखकर समझाना चाहा। उम्मी अब आ ही गया है तो छोड़ी, टेंशन ना ले। मगर वो आज ही सारा गुबार निकालने के इरादे से बैठी थी। कैसे ना लूं टेंशन, हमारी कॉलोनी के सब घरों में मुलाजिम है। उधर रजा साहिब का नौकर है, कैसा चुस्त और होशियार सा, फिर साथ हमसाए में ही देख लो, लड़की होकर भी काम की फुर्तीली, मर्दों की तरह घर के काम करती है और बाहर के भी। सामने चौधरी साहिब के नौकर की भी सुनो तनख्वाह वो ड्राइवर की ले रहा है, मगर हरफिन मौला क्या किया गिन नहीं इस लड़के में। भई इलेक्ट्रीशियन के काम में वो ताक, पिल मुबर्रा में इसे महारत, फिर माली का काम अलग इसी ने संभाल रखा है। वो दोनों माँ के इस दुख से बखूबी वाकिफ थीं, इसलिए अब खामोशी से सुन रही थीं। कल फरी से बात हुई, बड़ी तारीफें कर रही थी अपने नए नौकर की। इसकी खुश नसीबी देखो, क्या शानदार खाना बनाता है वो, के बंदा उंगलियां चाट बैठे। हरीसा शब्द देख तक तो वो बना लेता है, साथ पूरे घर को भी संभालता है। फरी को कोई टेंशन ही नहीं, 2 बार सुहेल के बास के घर जाकर भी खाना पक्का के आया है। अच्छा, मैं तभी सोच रही थी कि सुहेल खालू की प्रमोशन क्यों इतनी जल्दी हो गई। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं, बड़ा मेहनती है फरी का मियां। रमशा के मजाक का बारा मानते हुए उन्होंने जल्दी से कहा। उम्मी अब आराम से अब्बा को समझाए, वो मान जाएंगे। ज़ैनब ने उन्हें संजीदगी से मशवरा दिया। यही तो रोना है कि वो बड़े आराम से कह देते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ खुद सीख जाएगा, बाकी का बेगम अब ही इसे सिखा समझा दें। ये वापस नहीं जाएगा। जैसे मैंने यहां ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा हो। ये गांव से उजट गनवार लड़के लाते जाएं और मैं उन्हें सुधारती रहूं, दिमाग के पा है। इससे पहले वाले शीदों को सिखाकर किया मिला। जब काम लेने का वक्त आया तो ये इसे ले जाकर फैक्ट्री में भर्ती करा आए। बाहर गेट धड़ाधड़ बज रहा था। लो आ गया तुम्हारे अब्बा का चहीता। अब पत्ता नहीं क्या उठा लाया है। वो उठ खड़ी हुई।
मैं कहे देती हूँ लड़कियों, अगर वो धुली दाल ना लाया तो मैंने भी इसे धो के रख देना है। उनकी बात सुनकर रमशा और ज़ैनब दोनों ही खिलखिला के हंस दें। बेगम साहिबा ये कैसे डालते हैं इसमें, साहिब नहाने गए हैं। वो सुबह किचन में नाश्ता बनाने में लगी हुई थीं कि रमजो शलवार और कमर बंद उठाए उनके सर पे खड़ा दांतों की नुमाइश कर रहा था। क्यों तुम्हें नहीं डालना आता, इसमें कौन सी साइंस चलती है? इतना बड़ा हो गया तो मगर कुछ ना सीखा। तन से उनकी भनवें सुकड़ गईं। शलवार उसके हाथ से झपट कर उन्होंने इसे नागवारी से देखा तो वो खजिल सा हो गया। वो जी गांव में तो अम्मा के बाद मेरी बहनें ही सब काम कर देती थीं मुझे तो उठकर पानी भी ना पीने देती थीं। रमजो की आवाज शायद भरा गई, उधर कोई लाड नहीं चलने वाले तेरे, अब सीख ले ये सारे काम। किस कदर सर्द मेहरी थी उनके लहजे में। जल्दी जल्दी हाथ चलाकर उन्होंने कमर बंद डाल के शलवार उसकी तरफ उछाल दी और फिर से चूल्हे के आगे जा खड़ी हुई। बंदा मुलाजिम अपने आराम के लिए रखता है, न कि दर्देसर बनाने के लिए। रमजो के जाते ही उन्होंने खुद कलामी की। एक रोज तो सिद्दीकी साहिब भी उसके अनाड़ी पिन का शिकार हो गए। बेगम रना चंद घंटों के लिए मैके गईं। पीछे से रमजो साहिब के लिए चाहिए बना लाया। कब से घूंट भरते ही वो बुलबुला उठे, यार ये शुक्र की जगह तुमने इसमें नमक क्यों मिलाया है? चाय ना हुई तेजाब हो गया। घबराहट में इससे कोई जवाब ही नहीं बन पा रहा था। अब्बा, क्या बात हो गई? रमशा और ज़ैनब दोनों कमरे से बाहर चली आए। रमजो एक तरफ खड़ा निगाहें झुकाए खिसियानी सी हंसी हंसे जा रहा था। बेटा, उनको चख कर कम अज कम बंदा फर्क ही समझ लेता है, वो हंसते हुए कह रहे थे। इस पर खफा होने के बजाय उनका अंदाज नासहाना था। जी साहिब, आगे से ध्यान रखूंगा, आपको और बना दूं। वो बड़े अदब से पूछ रहा, अच्छा ठीक है बना लाओ। उनके धीमे से लहजे में प्यार छुपा था। वो किसी ताबदार बच्चे की तरह सर हिलाता किचन में चला गया। बाबा, अभी तो शुक्र करें कि उम्मी घर पे नहीं है, वरना इसकी तो जो शामत आनी थी साथ में आपको भी बातें सुननी पड़ती। हाजी, मैं इसको घर लाने का जो खतावार हूं, क्या करें, अब ये सब सहना तो पड़ेगा। इसकी खातिर रमशा के मजाक पे उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, इसके अच्छे खासे नाम को तुम्हारी माँ ने बिगाड़ रखा है। पता नहीं क्या मिलता है उन्हें नाम बिगाड़ कर। उम्मी को इसे काम समझाने के लिए बड़ा दिमाग खपाना पड़ता है। अब्बा तो वो भी चढ़कर बोले जाती है। अल्लाह उनके दिल में रहम डाल दे इसके लिए। रमशा की बात पर सिद्दीकी साहिब ने फिक्रमंदी से कहा, ए लड़के, उधर देख, नया आया है क्या? वो छत पे खड़ा कपड़े फैला रहा था कि बराबर वाली छत पे झाड़ू लगाती सोनी ने इसे मुखातिब किया। अंदाज खासा बेबाक था। जी मुख्तसर सा जवाब देकर वो अपना काम करता रहा। बेदो कहीं का वो हंस दी। ये बता कितनी तनख्वाह पे आया है? घर की मालिकन ज्यादा काम वगैरह तो नहीं लेती? कड़वे मिजाज की तो नहीं कहीं? सोनी ने एक साथ कई सवाल कर डाले थे। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है साहिब, लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। वो इसे मुकम्मल नजरअंदाज किए बदस्तूर कपड़े फैलाता रहा, जिस पर सोनी को गुस्सा आ गया। हो आया बड़ा नेक पारसा, आज कल के नौकर भी मम्मी डैडी होते हैं। वो बड़बड़ाई। कमर पे हाथ जमाए वो इसे देखे गई। मजाल है जो रमजो ने एक बार भी इसे नजर उठा के देखा हो, और वो सुकून से कपड़े फैलाकर खाली टोकरी उठाकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। किचन से काम वगैरह निपटा कर बेगम रना अंदर आए तो सिद्दीकी साहिब टीवी के आगे बैठे थे। रमजो भी नीचे कारपेट पर पांव पसारे उनके साथ टीवी पर नजरें जमाए हुए था। अब बिठाए रखें इसे अपने घुटनों से लगा के। वो सिद्दीकी साहिब पर बरस पड़ें। क्या है जो सामने चौधरी साहिब के नौकर के साथ जरा देर को बैठ जाया करे, कोई काम की बात कुछ अक्ल मत ही सीख लेगा, इसका अपना ही फायदा है। उनकी आवाज खासी बुलंद हो चुकी थी। सारी जिम्मेदारी मेरी ही नहीं, अब भी कुछ सोचें कि ये थोड़ा बहुत नल मुरम्मत करना, कोई स्विच ठीक करना, बल्ब लगाना सीख लेगा, इससे तो कोई शान में फर्क नहीं आ जाएगा इसकी। आप बात तो करें इस लड़के से। नहीं बेगम साहिबा, मैं इसके पास बिल्कुल नहीं बैठूंगा, वो अच्छा आदमी नहीं है। रमजो का चेहरा लाल बेबेवका हो गया था। लोजी कल का बच्चा जिसे 4 दिन नहीं हुए आए और लगा इस कॉलोनी में शराफत के सर्टिफिकेट बांटने, वो तंजिया हंस दें तो रमजो उठकर तेजी से लाउंज से बाहर निकल गया। बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहे तो ठीक, काम सीखने में मौत पड़ जाती है इसको। वो किसी लगी लिपटी की कायल ना थी।
اب بھی کسی کسی وقت بہت زیادتی کر جاتی ہیں اس غریب کے ساتھ۔ صدیقی صاحب بالآخر بول ہی پڑے، بن ماں کا بچہ ہے، کام بھی سیکھ لے گا، ابھی اسے آئے 15 دن بھی نہیں ہوئے۔ ہائے میں نے ایسا کیا کہہ دیا بھلا جو اسے برا لگ گیا؟ جس کی جو صفت ہے وہ تو میں ضرور بیان کروں گی، اپنی غلطی وہ کم ہی مانتی تھیں اس لیے بولتی ہی گئیں، حتیٰ کہ صدیقی صاحب نے بھی ٹی وی بند کر کے آنکھیں موند لیں۔ اکتوبر کا اختتام ہوتے ہی گلابی جاڑے کا آغاز ہو چکا تھا۔ فضا میں ہلکی ہلکی خنکی خزاں کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد وہ مجھ کو ساتھ لگائے اسٹور کی صفائی میں جتی تھیں۔ لحاف بستر اور تکیے سب کو دھوپ لگوانے کے لیے صحن میں چارپائیوں پر بچھا رکھا تھا۔ یکایک گلی سے بہت ساری آوازیں ابھرنے لگیں۔ رمجو جا دیکھ تو باہر کیسا شور ہے۔ ان کے حکم کی تعمیل میں وہ فوراً ہی باہر کو بھگا، مگر ساتھ ہی گھبرایا ہوا انہیں پکارتا واپس آ گیا۔ ماں جی وہ رکا، میرا مطلب ہے بیگم صاحبہ، باہر بہت ساری پولیس کھڑی ہے۔ صدیقی صاحب ناشتے کے بعد ابھی بستر پر ہی محو استراحت تھے۔ بیگم کے بلاوے پر باہر دوڑے، وہ بھی دوپٹہ سنبھالتی پیچھے ہو لے۔ واردات یہ ہوئی کہ ان کے ہمسائیوں کی ملازمہ سونی اور سامنے چودھری صاحب کے ڈرائیور نے مل کر دونوں گھروں کے مکینوں کو رات چائے میں نشہ آور چیز پلا کر بے ہوش کر ڈالا اور ان کے گھروں کا سارا قیمتی سامان اور نقدی سمیٹ کر چلتے بنے تھے۔ تشویش اس وقت اور بڑھ گئی کہ دونوں گھروں کے بچوں کو ملا کے تقریباً 11 افراد کو تاحال ہوش نہیں آیا تھا۔ اے میرے خدا، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ہمسائے میں اتنی بڑی واردات ہو گئی اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی۔ بیگم رنا نے دہل کر سینہ پیٹ لیا، اور پھر شاہتاج ٹاؤن کی گلی نمبر 7 ایمبولینسوں کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ بے ہوش افراد کو ہسپتال منتقل کرنے کے لیے آنے والی ان گاڑیوں سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ گھروں کے اندر عورتوں کے دل ہول ہول جاتے، چھوٹے بچے مارے ڈر کے ماؤں سے لپٹے جا رہے تھے۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے دور و نزدیک کی گلیوں سے مجمع بھی خوب امڑ آیا تھا۔ آن کی آن میں مختلف ٹی وی چینلز کی گاڑیاں بھی اہنچ، بلکہ 2-1 چینل والوں نے تو صدیقی صاحب کو بھی پوچھ گچھ کے لیے دھر لیا۔ پولیس نے تفتیش الگ کی۔ آخر کو ہمسائے جو تھے گیٹ کی اوٹ سے اس تمام منظر کو دیکھتی بیگم رنا دھڑکتے دل کے ساتھ اندر آ بیٹھے۔ پیچھے پیچھے صدیقی صاحب بھی اندر داخل ہوئے۔ بیگم صاحبہ، اب ہمارے صاحب بھی ٹی وی پہ آئیں گے، رمجو بھولے پن سے انہیں بتا رہا تھا۔ ہم تو بھائی اس ملازمہ کی چائے سے ہی محروم رہ گئے جس کی پوری گلی میں دھوم تھی۔ کیا تھا جاتے جاتے آپ کو بھی اس کی ترکیب بتا جاتی۔ کن اکھیوں سے انہیں دیکھتے ہوئے صدیقی صاحب نے ذرا قریب ہو کے جملہ کسا۔ سوچ رہا ہوں کہ رمجو کو ٹوٹیاں بلب لگانا اور دنیاداری اب کون سکھائے گا۔ میرا خیال ہے اسے اب چند روز کے لیے فریق ملازم کی شاگردی میں دے آتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو اس وقت بھی مذاق سوج رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ وہ ششدرسی بیٹھی تھیں۔ ہاں بھائی، جب گھر کی عورتیں سارا گھر نوکروں پہ چھوڑ کر ہر چیز سے لاپرواہ اپنی ہی دلچسپیوں میں گم رہیں گی تو پھر ایسے نتائج کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ وہ یک تک انہیں دیکھتے گئیں، اب ٹھیک ہی کہتی تھیں۔ آج مان بھی لیا چودھری صاحب کے ڈرائیور کو واقعی ہر فن مولا تھا، ڈکیتی میں بھی ماہر وارداتا نکلا۔ صدیقی صاحب بھی بھگو بھگو کر ان پر طنز کے تیر اچھال رہے تھے۔ اب آرام دہ کرسی پر براجمان ہو کر سکون سے اخبار کا مطالعہ کرنے لگے، مگر وہ ہنوز اسی حال میں بیٹھی تھیں۔ رمیز بچے، وہ صحن میں چوکڑی مارے بیٹھا بڑے جوش و خروش سے صدیقی صاحب کے جوتے پالش کرنے میں مگن تھا جب اس نام پر چونکا۔ جی اماں، بے ساختہ ہی وہ بول اٹھا۔ آج مدت بعد کسی نے اسے پیار سے پکارا تھا، بالکل اماں کی طرح، نرم سے لہجے میں گھلی وہی حلاوت۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے بیگم رنا صدیقی کھڑی تھیں، ممتا کا روپ لیے سراپا شفقت۔ وہ ادب سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رمیز بیٹا، تم بے شک مجھے ماں جی کہہ لیا کرو، مجھے برا نہیں لگے گا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر وہ اپنائیت سے کہہ رہی تھیں۔ میں تو جی آپ کو اپنی ماں ہی سمجھتا ہوں۔ اس کی آواز کانپ گئی اور آنکھوں سے بہت سارے آنسو ایک ساتھ لڑک کر نیچے زمین پر موتیوں کی مانند بکھر گئے۔ ایسے میں ان کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ گئیں، جنہیں دوپٹے سے پوچھتی وہ بہن کو فون کرنے چل دی تھیں۔